ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले किया हुआ डिफाइन कि इतने पार्टिकल में कितना होता है, बहुत 1 ब्लर मोल। है सर, अभी भी ब्लर ही है सर। सब बहुत blur ज्यादा ब्लर है, ब्लर हो कुछ गया भी है। नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिफाइन किया हुआ है कि इतने पार्टिकल्स होते हैं तो 1 मोल बोलते हैं तो इसको। ठीक है, कोई बोलते हैं कि n पार्टिकल में कितने, तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, Na। तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो 1/Na इंटू n। देखो ये Na है, याद होगा ये मेथड, 9-10 में पढ़ा होगा अभी। तो Na में 1 तो n में कितना, तो ये 1 यहाँ आता था, Na नीचे आता था, और n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देख लो ये मोल निकला, यही तो मोल है। कितने मोल, मतलब मोल का फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। देखो देख लो, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए एक, मतलब अगर पार्टिकल दिया रहेगा, जैसे वहां करते थे गिवन वेट अपॉन मोलर मास, वैसे यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरी आवाज आ रही है ना अभी? हाँ सर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंटू 3 पॉइंट, नंबर दिया हुआ है, इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 पार्टिकल। इतने ऑक्सीजन एटम के पार्टिकल्स हैं, आपको मोल बताना है, तो कितने मोल रहे होंगे। बहुत इजी है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। (0.5 into 10⁻⁻4). -4 या -3? -3 सर। -3 सर। हाँ, और 0.5 ऐसे करके आंसर नहीं देंगे। यू हैव टू ऑलवेज गिव योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। राइट। साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल के लेफ्ट में तो भी एक आपका नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या आ जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा 1/2 क्या आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ आएगा। बट आंसर जब भी करेंगे तो साइंटिफिक मतलब ऐसे 5.0, ये आंसर होगा। अगर सोचिए कभी ऑप्शन में दोनों आ जाए और पूछ से, अच्छा आपने पढ़ा नहीं रही, सिग्निफिकेंट फिगर में जब बात होगा तो फंस जाएंगे आप। सिग्निफिकेंट फिगर तभी काउंट करते हैं जब वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो। ठीक है, सही दोनों है, बट वो लिखने का अपना तरीका है।
सर हम पढ़े चलिए। हैं सिग्निफिकेंट फिगर। पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हाँ फिजिक्स सर। में पढ़ा होगा आपने भाई कि सिग्निफिकेंट फिगर आंसर करने के लिए आपको पर्टिकुलर उसमें लाना पड़ता है ना, यस फॉर्मेट सर। में। बस यस। वही है। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, अब वॉल्यूम मेथड कि कोई पट और अच्छा, वॉल्यूम मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होगा। अब तक जो दोनों मेथड था वो लिक्विड, सॉलिड, गैस सभी के वैलिड था, बट वॉल्यूम मेथड सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग गैस के वॉल्यूम निकालते हैं 5 लीटर 10 लीटर। सॉलिड लिक्विड का तो वॉल्यूम फिक्स है, वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, तो गैसेस के लिए सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में जानना पड़ेगा अपने को, और वो फॉर्मूला है जो कि एक आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, एक फॉर्मूला है। इसमें PV क्या है, P क्या है, V क्या है, प्रेशर और हाँ वॉल्यूम। प्रेशर हाँ वॉल्यूम। करेक्ट, वेयर P इज प्रेशर ऑफ गैस। लिखते जाइए, V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज मोल। मोल ऑफ गैस, R इज T लिख लीजिए पहले, T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड R इज रेजिस्टेंस। नहीं रेजिस्टेंस। यूनिवर्सल गैस में कौन सा ग्रेविटेशन। रेजिस्टेंस? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैसियस। हाँ सर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेशर एटीएम में रखेंगे 1 एटीएम 2 एटीएम और वॉल्यूम लीटर में रखेंगे, ये जो मोल है, और टेम्परेचर केल्विन में रहेगा हमेशा। देखो मोल का यूनिट तो मोल ही है, वो नहीं चेंज होना है। टेम्परेचर यूनिट क्या रखना है हमेशा, केमिस्ट्री में क्या मैंने सिखाया था, केल्विन में। मोल और ये केल्विन। प्रेशर वॉल्यूम में आपका ज्यादा वेरिएशन है, एटीएम लीटर, एटीएम मीटर क्यूब, पास्कल मीटर की बहुत सारे ऑप्शन। याद है ना, कल हम लोगों ने प्रेशर यूनिट देखा था बहुत सारा। यस सर। हाँ तो अगर आप प्रेशर एटीएम में रखते हैं और वॉल्यूम लीटर में, तो जो आर का आता है वैल्यू वो आता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। यूनिट कैसे बना दिया मैंने आर का, तो आप आर का फॉर्मूला बना लीजिए, PV/NT बनेगा आर का फॉर्मूला। देखो तो, देख लो, यही बनेगा ना आर का फॉर्मूला। देखो, PV/NT। यस सर। प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, मोल, टेम्परेचर, केल्विन। देखो, तो आपको ये याद नहीं करना है भाई, आप जिसका यूनिट पूछा जाए उसका फॉर्मूला बना लीजिए, और फॉर्मूला से आपको ये मिल जाएगा यूनिट क्या है। ठीक है, दूसरा, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम को अगर आप जूल में रख देंगे, एसआई यूनिट। अच्छा बताइए, प्रेशर का एसआई यूनिट एटीएम होता है क्या? नहीं। वॉल्यूम का एसआई यूनिट आपको लीटर होता है क्या? नहीं। नहीं। दोनों नॉन एसआई यूनिट है, बट अगर आप एसआई यूनिट रख देंगे तब जो आर का वैल्यू आता है एसआई यूनिट में, वो आता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और जूल और कैलोरी आपने सुना होगा, इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। लिख लीजिएगा, यस काम सर। आएगा, बहुत काम आने वाला है अभी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। जूल। तो जूल में वैल्यू पता है, जूल में कितना, 8.314। तो जूल से कैलोरी जाना है तो क्या करेंगे, 4.18 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यस। तो 4.18 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 36, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर का वैल्यू कौन सा लेना है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर वॉल्यूम किस में लिया गया है। प्रेशर एटीएम लीटर में है तो ये लीजिए, प्रेशर वॉल्यूम एसआई यूनिट में है, जूल आता है तो फिर ये लीजिए, और कैलोरी में है तो ये लीजिए। ठीक है, बट आपको इस चैप्टर में और गैसेस स्टेट चैप्टर में भी सबसे ज्यादा यूज वाला यूनिट होगा थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे आपका एनर्जी वाली बात आती है।
10 जूल 20 जूल एनर्जी जब डील करते हैं तो ये वाला यूनिट होगा यूज। ये दोनों यूज होता है, दोनों ही एनर्जी का डायरेक्ट यूनिट है, कैलोरी और जूल। तो थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री में ये वाला यूज होगा। और जहाँ सिस्टम होता है, कोई वेसल है, पिस्टन है, प्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, वहाँ जनरली ये वाला यूज होगा, एटीएम और लीटर वाला। ठीक है, देख लीजिए। तो अब आप टेंशन मत लीजिए इतना सारा कैसे याद जाएगा, आपको वो आर का वैल्यू जो है मालूम चल जाएगा कॉन्स्टेंट, बार बार यही यूज होगा, इसको याद रखिए फिलहाल। ठीक है, तो अब देखिए आर का वैल्यू पता चल गया आपको, ये लेना है, टेम्परेचर दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो मोल नहीं फाइंड कर लेंगे देखो तो। यस सर। अपना टारगेट क्या है, मोल निकालना, मेथड टू कैलकुलेट मोल, तो मोल है तो है इसमें तो फॉर्मूला देखो। हाँ सर। प्रेशर वॉल्यूम आर टी सब रहेगा, मोल निकालना रहेगा, वेरी सिंपल, लिख लीजिए। हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। कैलकुलेट volume occupied by 1 mole of gas at 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature. टेम्परेचर कितना? 273 सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole of gas at 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature. एंड 270। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा आपको, करिए देखिए। अच्छा, ये तो पहले मुझे बता दीजिए कि प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम तो खैर निकालना ही है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो आर की वैल्यू कौन सा यूज करेंगे? 3 वैल्यू दिया मैंने आपको। 0.008। हाँ, 0.081 वाला यूज। सर आंसर आ गया। क्या आ रहा है? 2.4133। 22.413 करेक्ट। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ था आपको इस क्वेश्चन के लिए,
इस क्वेश्चन में प्रेशर कितना दिया है 1 atm और टेम्परेचर 273। सर यही था ना? उसके बाद यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब? सर लीटर आएगा ना? आप लीटर सोचिए ना भाई, सर क्यूब, आर का यूनिट में क्या था यूनिट वॉल्यूम का? राइट। लीटर। फिर लीटर में आएगा। यस तो प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन जब रख रहे हैं फॉर्मूले में, वॉल्यूम क्या आ गया? 22.4 लीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इसी कंडीशन को जो है बोला गया है, इस कंडीशन को डिफाइन कर दिया गया है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, दैट इज, सुना होगा, सुना गया, एनटीपी कंडीशन। देखिए, तो एनटीपी कंडीशन में देखो, एनटीपी बोले तो फिक्स 1 atm 273, ठीक है। और मोल कितना था? 1 ना, 1 मोल ना, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ गैस, इसका मतलब क्या हो गया? तो देखो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, 1 मोल गैस का, अच्छा आपको पता है कि 1 मोल ही गैस का जो है अलग अलग टेम्परेचर वॉल्यूम अलग अलग होगा। लो टेम्परेचर वॉल्यूम कम, और हीट कर दूंगा तो गैस फैल जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा। यस सर। यस समझ आ रहा है? 1 मोल ही गैस का मैं वॉल्यूम चेंज कर सकता हूँ बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर। तो मतलब 1 मोल गैस का एनटीपी कंडीशन पे, ध्यान रहे, एनटीपी कंडीशन वॉल्यूम क्या आ रहा है? 22.4। इससे देखो एक वो बन जाता है कंडीशन कि 22.4 लीटर जब वॉल्यूम आएगा तो मोल कितना रहेगा? 1 क्वेश्चन में दिया था। तो V वॉल्यूम के लिए कितना मोल? तो 22.4 इंटू, ये मोल आ रहा है ना, इस साइड क्या यूनिट? मोल है। यस मतलब एक मोल का Yes, फॉर्मूला sir. बन गया, देखो एक मोल का फॉर्मूला बन गया क्या? जो भी 20 लीटर वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, देखो तो 22.4, मतलब सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, Yes. देख लो। Yes, sir. तो देखो, तो अपना मेथड क्या था? बाई वॉल्यूम मेथड। तो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 22.4 से डिवाइड करिए, सीधे क्या निकल जाएगा? मोल। देख लो, कंफ्यूज मत होना आप, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारी चीजें। हाँ मुझे पता था, ऐसा ऐसा दिखने में लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई यहाँ पे, ऐसा है नहीं लेकिन, ठीक है। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, ये चीज अलग हो गया, इसको एनटीपी बोलना, दैट इज ए डिफरेंट केस, ठीक है। मत बोलो क्या इसको एनटीपी नहीं बोलूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, बट इसको एनटीपी अपन ने माना है, एक आगे चल के एसटीपी पे आएगा। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना कि सीधे दिया रहता है क्वेश्चन में एनटीपी कंडीशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल के गैस का वॉल्यूम क्या रहा है? 22.4 निकाला है Yes. पहले, समझो, देखो निकाला है पहले कैलकुलेट करके आप लोगों ने। तो अब इसके बाद की कहानी आगे अलग है कि मुझे मालूम चल गया कि 22.4 लीटर जब गैस का वॉल्यूम है तो 1 मोल है। तो कोई पूछ दे बताओ 11.2 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा, है ना? किस पे? एनटीपी पे ही लेना पड़ेगा ना आपको, हाँ सर। हाँ सर। एनटीपी पे ही, है ना, हम्म। कि इतने लीटर का एनटीपी वॉल्यूम क्या है। तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। अभी भी नहीं समझा तो फिर दूसरा तरीका मेरे पास, क्या कि अपन एक काम करेंगे कि कोई बोला कि 22.4 लीटर गैस का 1 मोल है एनटीपी पे, तो बताओ 11.2 लीटर गैस का एनटीपी पे क्या मोल होगा? वेरी सिंपल, 0.5। 0.5। अरे 22.4 लीटर गैस का वॉल्यूम जब रहे एनटीपी पे 1 मोल आ रहा है, तो 11.2 लीटर का एनटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा? 0.5। कैसे आया? एक काम करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनटीपी पे है, और दूसरा भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
डिवाइड कर दो, N1 N2 V1 V2। देखो इधर देखो, बहुत सिंपल तरीका है। तो दोनों ही गैसेज एनटीपी पे है, एनटीपी पे तो दोनों का प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। Yes, sir. ये लो, ये लो, आर गया, आर तो कांस्टेंट था। Yes. तो जब 1 मोल रख रहा हूँ N1 तो क्या आया फॉर्मूला इससे, V1/V2। सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। No, sir. दोनों एनटीपी पे है तो प्रेशर टेम्परेचर कट जाएगा। अब बोल रहा हूँ कि जब N1 1 मोल रहेगा तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, 22.4। Yes. तो देखो हाँ, इधर, ठीक है। तो 22.4 अपॉन V2 मुझे नहीं पता, ये 1 मोल है अपॉन N2। अब जो कोई, अब तुमसे सवाल क्या पूछा जाएगा, इतना वॉल्यूम है तो कितने मोल, या इतने मोल से कितना वॉल्यूम, तो नहीं कर लोगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, 11.2 लीटर के लिए कितने मोल होंगे, 0.5। 0.5. देखो 0.5। समझ में आया। हाँ सर। तो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, वो उसी फॉर्मूले को 2 बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एनटीपी कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तो प्रेशर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान रखना। एनटीपी पे रहेगा तभी ये नीचे आएगा 22.4, एनटीपी पे है तो ही तो 22.4 आया था, कैलकुलेट करके देख लीजिए। Yes, sir. ठीक है, वो पॉलिसी बाजार का ऐड आता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, महंगा नहीं है ऐसा लास्ट में बोलता हाँ है ना। सर। तो वैसे ही कठिन नहीं है ये, है ना। वो ऐड आता है, मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आता है। वो सीधे बोल देता है, कल को आप नहीं रहे तो क्या होगा? उसको शर्म ही नहीं आती बोलने में। तो वो तो मारना ही चाहते हैं हमको। जितना ज्यादा आप डरेंगे उतना पॉलिसी कर देंगे, है ना? तो वही चीज है। और अभी वैसे भी कोरोना फैला हुआ है, चलते चलते मर जा रहा है आदमी, पता नहीं चल रहा है ना। ठीक सर है, उनका वही पॉइंट है कि तुम मरो या ना मरो, पॉलिसी खरीद लो। तुम मरे पॉलिसी फिर खरीद लो चलता, आप। बस पॉलिसी खरीद। अब क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ एक बात। अभी क्या हुआ, मैं यस बैंक गया था इस काम से। थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अच्छा, सर मैसेज हमको किया तो सही नहीं दिख रहा सर, है। सही है सर. सर सही है। प्रणव चौधरी ने मैसेज किया है, ब्लर दिख रहा है, कुछ मेरे इसमें। यूजर एंड का प्रॉब्लम होगा। हाँ, ठीक। तो यस बैंक गया था मैं, हमारे एलिमेंट्स के अकाउंट वही है लास्ट वीक। तो वहाँ पे मैं कुछ काम से गया था, तो वहाँ पे एक मैडम ऐसी 2 मिनट पूछने थोड़ा लगी सर कि के ना, थोड़ा लिखना है। क्या बोल रहे हैं। लिखना है बोला, थोड़ा सर की में। अच्छा अच्छा। सर को मुझे तो नहीं, आपने बोला ना सर को, मुझे क्या बोल रहे हैं आप। अच्छा, तो मैं गया था, तो वहाँ एक मैडम ने पकड़ लिया कि सर आपका क्या अकाउंट है, कहाँ है, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, ये करा रखा है, वो करा रखा है। बोला हाँ सब करा रखा है, सब करा रखा है। फिर मुझे सर आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है। टर्म इंश्योरेंस आप लोग समझते हैं क्या। नहीं सर. सही हाँ सर। सर, हाँ समझते हैं। नहीं समझते होंगे कुछ लोग। समझते टर्म हैं इंश्योरेंस सर। मतलब जब आप ऐसे लुढ़क गए पैसे तो मिलते हैं। तो पैसे मिलेंगे फैमिली वाले को, उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मतलब आपका टर्म खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। एक होता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, बड़ा वाला बीमारी, किडनी ट्रांसप्लांट, ये वो, कैंसर, बहुत सारे होता है उसमें। मतलब टर्म इंश्योरेंस है। बोली कितने का, मैंने बताया इतने इतने का है। बोली तो बहुत कम है सर, 1.5-2 करोड़ का होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, लेकिन अब देखेंगे बाद में भी, है ना। बोले सर अभी तो देखिए कोरोना फैला है, ये वो। मैं बोला मैं अब कहना क्या चाहते हैं। बोले नहीं सर, मेरा हमारा मतलब वो नहीं है, फिर भी सर भगवान न चाहे ऐसा वैसा, वो रटा डायलॉग होते उनके। मैं बोला ठीक है। तो उनका फिर एक दिन फोन आया कि सर क्या आपने सोचा, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसने एक वर्ड यूज किया मैडम ने, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है।
तो मेरे को ना थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी है और खटका भी दिमाग में। मैं उनसे पूछा मैम ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ मैम, थोड़ा बताइए मुझे, है। तो बोलती, मैं बोला मैम ये नेचुरल किसी का डेथ होता है या इनके, तो भी आप इसमें कवर करते हैं? बोले हाँ कवर करते हैं। तो आपका सर वो पैसा छूटते जा रहा है। मैं बोला अच्छा। तो मैं उनको बोला कि मैम मान लीजिए मुझे कल को एक पैसों की जरूरत पड़ती है काफी ज्यादा, मान लीजिए कभी इमरजेंसी में, तो मैं इसमें जो पैसे डाल रहा हूँ एज अ इन्वेस्टमेंट मैं कैसे निकाल पाऊंगा? तो मैं बोला अगर मैं उसको शेयर्स में लगाता हूँ या म्यूचुअल फंड जो भी अलग तरीके है वहां इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं पैसे निकाल भी सकता हूँ, करेक्ट। बट एज अ टर्म इंश्योरेंस अगर लेकर मैं लगाता हूँ पैसे, तो इसमें अगर मुझे पैसे निकालने तो मैडम क्या करना पड़ेगा मुझे? आफ्टर डेथ तो सर बिल्डिंग से वो कूद जाना पड़ेगा। वो हाँ फिर मैडम चुप हो मिलेंगे। गई। सर उसमें भी अगर बिल्डिंग वगैरह से कूदे तो नहीं मिलते शायद। हाँ नहीं, सुसाइड केस में नहीं मिलता है, वो तो क्राइम है, क्रिमिनल केस में नहीं। आपका नेचुरल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंट टाइप ऐसा कुछ नेचुरल कैलामिटी वैसे, तो वो मैडम चुप हो गई। मैंने उनको फिर एक्सप्लेन किया मतलब इसमें फंडामेंटल ही प्रॉब्लम है कि आप पैसे डाल के भूल जाओ, वो सीधे एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेगा आपको। तो उससे अच्छा आज मुझमें हाँ पैसे सर। साल के 20,000 रुपए कहीं शेयर में लगाएगा कि जब मन करे तब उसको निकाल भी सकता है। बोले यस हाँ सर। कुछ भी बकवास बना रखा है पैसे कमाने के सर लिए। वो पैसे कमाने के लिए भी करते हैं कभी कभी, हाँ और पीछे पैसे पड़ कमाने, जाते हैं अरे पूरा वही एक है दिन ही है, में। तो पैसे वो कमाने मानते के लिए नहीं नहीं है, फिर करते, फोन पे पैसे फोन के पे लिए ही फोन। करते हैं बेसिकली, हाँ सर वही है ना। बहुत फोन आते हैं, फिर एक बार मिल गया तो वही छोड़ते नहीं है पूरी। नहीं, जिस दिन से मैंने ये सवाल पूछा ना कि मैम बताओ मैं पैसे निकाल सकता हूँ क्या जीके जी, बोली नहीं। उस दिन से कॉल करना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अच्छा एक चीज और इसमें आपको थोड़ा बता दूं मैं कि देखिए ये जो R इंटू टी टर्म है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूले में, तो आप आगे चल के देखेंगे गैसेज चेक चैप्टर आएगा वहां भी आरटी साथ साथ आएगा, R इंटू टी टर्म, थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब आगे कहीं भी चले जाइए पूरी केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में भी R इंटू टी टर्म साथ में ही आता है। तो आप भी देख रहे हैं कि R की वैल्यू थोड़ी उटपटांग सा 0.0821 टाइप है, तो आपको बार बार टेम्परेचर के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ जो R जो कॉमन टेम्परेचर है ठीक है उसको लिख देता। अच्छा 273 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 0 हाँ सर। है ना, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ टेम्परेचर का मैं R इंटू टी लिख ही दे रहा हूँ आपको, मतलब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इससे टाइम बचता है। अब देखिए टी तो कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा चलिए कल ये भी हो जाएगा काम, देखिए आज ही मैं उसको फोन करता हूँ, कल तक अगर कर दे तो अच्छी बात है। टी की वैल्यू में 2-4 वैल्यूज जो सबसे कॉमन होती है टेम्परेचर, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 25 डिग्री सेल्सियस और एक 27 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कॉमन मिलेगा टेम्परेचर। तो ये तीनों टेम्परेचर का इंटू आर करके लिख देता मैं, आर इंटू 273 क्या आया था अभी आपने किया था ना 22.4, यस आर इंटू 298 कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर। ये आता है 24.43 वैल्यू आता है मल्टीप्लाई करके। एक R इंटू 300 ये भी बहुत कॉमन है, 300 मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, कई जगह 27 को भी रूम टेम्परेचर ही मान लेते हैं। तो ये आता है ठीक है। और एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी लिख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री। 100 को केल्विन में करेंगे तो 273 प्लस 100 क्या हो जाएगा 373। 373। ये भी एक दे लीजिए तो ये आएगा 30.62। ये थोड़ा कम कॉमन है बट लिख लीजिए, ये तीनों ऊपर तीनों सबसे ज्यादा कॉमन रहेंगे, आपको बार बार आएगा देखने में, ठीक है।
तो ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे, बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। इसको लिख ही लीजिए एक जगह अच्छे से, ये आपको पूरे केमिस्ट्री भर आपको काम आएगा आने वाले 2 साल। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। तो थोड़ा वेट कीजिए ना। हाँ लिख लीजिए। देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय calculate volume occupied by 1 mole of a gas volume occupied by 1 mole of a gas at 1 bar pressure at calculate volume occupied by 1 mole of a gas 1 mole of a gas at 1 bar pressure and 273 Kelvin temperature. One bar pressure and 273 Kelvin temperature. सर इसका भी तो 22.4 ही है ना? नहीं, प्रेशर बार में हो गया ना, बाय प्रेशर कम होता है एटीएम से।
सर 22.8 सर 0.044 है, ये क्या निकाल दिए? 22.8 सर 22.71 22.69 7 हाँ ठीक है। ये वॉल्यूम आता है 22.7। कैसे आया देखिए भाई, आपको अगर R 0.0821 रखना है तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए ना। यस सर। फिर तो PV इज इक्वल टू NRT लगाएंगे तो मोल हो गया 1, R हो गया 0.0821, टेम्परेचर 273। ठीक है, इसका वैल्यू पता है हमें, देखो 22.4। वॉल्यूम निकालना था, प्रेशर 1 बार है, बट एटीएम में था तो 1 बार से 1 एटीएम क्या हो जाएगा? 0.9866 हाँ 1/1.013। देखो कल देख लो कन्वर्जन, 1 एटीएम से 1.013 1 बार, 1 बार क्या हो जाएगा 1/दिस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 1.013 इंटू क्या आ जाएगा, ये जो कंडीशन है इसी को बोला गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, दैट इज एसटीपी कंडीशन। देखो ऐसे किया ना, देख लो। अब सर वो फिर से यहाँ से ऐसा मैं बोल सकता हूँ, 0.013 के साइन ये कैसे नहीं पता चला? यस अरे भैया कन्वर्जन देखो ना, ये बार में था उसको एटीएम में चेंज करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आर का तुम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो वैल्यू, वो 0.0821, इसका यूनिट क्या था एटीएम लीटर ना। तो ऐसा कैसे होगा कि इधर एटीएम इधर बार, या तो दोनों Yes. तरफ बार करो या दोनों तरफ एटीएम करो। मैंने इधर भी Yes, आर के यूनिट sir. एटीएम रखा है तो प्रेशर भी एटीएम रखूंगा। तो अपने को पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1, एक परसों लिखा था यूनिट, अलिया परसों जब भी, कितना बार होता है? यस तो 1 बार कितना हो जाएगा? कन्वर्ट नहीं कर लोगे, इसको डिवाइड कर दो, देखो यस ये हो गया, कर लिया। तो अब इससे क्लियर हो गया, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 22.7 लीटर में 1 मोल है एचटीपी पे। एचटीपी पे किसी दूसरे वॉल्यूम के गैस का मोल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोल का? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी अपॉन क्या हो जाएगा 22.7। मतलब एक बात देखिए, बताओ आप लोग जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एचटीपी कंडीशन दिया तो आप डायरेक्ट यूज करिए फॉर्मूला। अगर कोई चाहते नहीं सर ये फॉर्मूला मैं नहीं यूज करूंगा, मत यूज करिए, पीवी इक्वल टू यूज कर लीजिए तो भी आंसर आएगा। जो पहले प्रूफ कर दिखाया था रेशियो लेकर ही, या जो भी वॉल्यूम दिया है, सॉरी जो भी वॉल्यूम पूछा है मोल दिया रहेगा, आर की रखिए, प्रेशर रखिए, आंसर निकालिए। ये शॉर्टकट है कि एसटीपी पे अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो आप सीधे 22.7 से डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं मोल, देखिए ठीक है। तो एनटीपी पे दिया रहेगा तो 22.4 से डिवाइड करिए, और एसटीपी पे वॉल्यूम पूछा है अगर आपको दिया है तो 22.7 से डिवाइड करिए डायरेक्ट। आपको पीवी इक्वल टू NRT यूज करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा ये। ठीक है, एनटीपी एसटीपी कंडीशन बता दिया मैंने, याद रखिएगा। एचटीपी स्टैंडर्ड वाले में 1 बार प्रेशर है, टेम्परेचर दोनों में सेम है। अभी तक कुछ साल पहले जो है टेम्परेचर भी दोनों में अलग अलग था, टेम्परेचर दोनों में सेम है अभी। एक तीसरा होता है एसएटीपी, एसएटीपी इसका मतलब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर होता है, ए फॉर एम्बिएंट।
एम्बियंट पता होगा, एम्बियंट जैसे बोलते हैं अपन, सराउंडिंग। एम्बियंट इसमें होता है प्रेशर 1 बार, ये आपको आएगा नहीं, इंजीनियरिंग में आएगा ये, और टेम्परेचर 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो एसटीपी और एचटीपी में एक ही फर्क है, एचटीपी और एचटीपी में एक ही फर्क है, एचटीपी में टेम्परेचर 273 या 298, प्रेशर दोनों में सेम है। लिख लीजिएगा उसमें ही नोटबुक में कहीं। सर हम्म, सर वो जो फॉर्मूला है, मतलब आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी है। मतलब उसने बोला कि एक गैस एचटीपी पे है जिसका वॉल्यूम एचटीपी पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, अभी मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा। कोई मान लो ऑक्सीजन गैस एचटीपी पे 11.35 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बताओ उसका मोल क्या होगा, एचटीपी पे दिया रहेगा। तो 11.35 अपॉन 22.5, हाफ 0.5 सर। ओके सर। क्वेश्चन लिखा रहेगा एचटीपी पे, तो सीधा अगर मान लो नहीं लिखा है तो ये कंडीशन दिया रहेगा, तो आपको सोचना है ना, अरे 1 बार 273 के लिए जो सर ने लिखा है एचटीपी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, कई लोग इवन टीचर तक भी कई एनटीपी एचटीपी के फॉर्मूले में 22.4 लिखा देते हैं, और इवन कई बुक में भी लिखा हुआ है, पुराने बुक्स में, गलत है वो। ठीक है, फर्क ही नहीं, उनको लगता है कि 22.4 है कि 22.7 कब होगा, बहुत थोड़ा सा फर्क है लेकिन है फर्क। ठीक है, एचएटीपी अलग है, ये आपको यूज नहीं आएगा, बहुत कभी शायद आए तो आए। नेक्स्ट कॉलम, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ calculate volume of 5 mole of O2 gas, 5 mole of O2 gas present at 3 atm, सर 5 मोल 5 mole of O2 gas, oxygen gas present at 3 atm pressure and 600 Kelvin, 3 atm pressure and 600 Kelvin. सर टेम्परेचर क्या बोला? 600, 600। सर प्रेशर क्या था? 82.1 आ रहा है आंसर। एक का आंसर भी आ गया और बाकी लोग प्रेशर क्या आता है, टेम्परेचर। चलो यार मैं लिख दिया करूंगा अभी। प्रेशर 5 atm, टेम्परेचर 600 केल्विन और मोल है 5। एक मिनट, सॉरी प्रेशर 3 atm था, 3 था ना, प्रेशर 3, इसका वॉल्यूम निकालना था। तो अब देखिए, ये प्रेशर टेम्परेचर एनटीपी एचटीपी है क्या? कुछ भी है क्या? नो सर। नहीं। तो जब कुछ भी नहीं तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला भी नहीं यूज कर पाएंगे, फिर क्या यूज करेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। यूज कर लीजिए पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब सर देखो 82.1 करेक्ट, 82.1 लीटर बोलिए, लीटर यूनिट के साथ बोलना सीखिए, आदत डालिए। ठीक है, 82.1 लीटर। देखो टेम्परेचर 600 है, आप बोलेंगे अरे 600 का तो सर ने बताया ही नहीं यार, है 300 का बताया है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू याद रखते हैं तीनों चारों, तो काफी हद तक केसेस जो अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा डीपीपी मिला क्या सभी को? डीपीपी 1
नहीं मिला सर। नहीं, मुझे मैडम का मैसेज आया था कि कल ही साइन कर दिया उन्होंने। बाकी लोग बताइए, चेक नहीं किया? सर मेगा एग्जाम्स पे ना हाँ, नहीं नहीं मिला है सर। नो सर। नहीं है। 12th को तो नहीं साइन कर दिया। नहीं, 11th को ही किया था, मैसेज किया था मैडम। ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका मेथड्स टू कैलकुलेट मोल। मेथड्स टू कैलकुलेट मोल हो गया। क्या क्या मेथड पढ़ा हम लोगों ने? बाय मास, बाय नंबर, और तीसरा बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास। AMM, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, देखो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत कब पड़ेगी, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत कब पड़ती है? जहां एक से ज्यादा एटम रहे किसी रूम, मान लो जैसे ये रूम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी, हीलियम एटम भी है। 60% हाइड्रोजन है, 40% हीलियम है। कोई बोले बताओ इस रूम का ओवरऑल क्या एटॉमिक मास है? हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है एटॉमिक मास, करेक्ट। तो ओवरऑल क्या है बताओ? तो अब क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे, नहीं? यस सर। तो 60% इंटू 1, 40% इंटू 4 अपॉन कितने टोटल है? 2। यस तो जैसे पूछ दे कोई भी, इस रूम में 3 स्टूडेंट हैं, एक का मार्क्स 60%, एक का 80, एक का 90%, बताओ ओवरऑल क्या मार्क्स परसेंटेज है? तब एवरेज निकालेंगे ना, ठीक है। तो एटॉमिक मास का जैसे अगर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास होता है एटम के लिए, क्यों? यही फॉर्मूला था। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? वेट अपॉन मोल। देखो तो, इसको इधर ले गया, इसको यहाँ ले आया, सही है। यस सर। तो ये हो गया एटॉमिक मास जब कोई एक ही एटम है। एक से ज्यादा एटम है तो क्या नाम हो जा रहा है इसका? मॉलिक्यूलर। एवरेज एटॉमिक मोलर मास मास। तो AAM होगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? टोटल वेट कर दूंगा यहाँ पे, तो एक से ज्यादा है ना, अपॉन टोटल मोल। देखो तो सही लिखा है। यस सर। इसी वेट को ले दूंगा टोटल, क्योंकि एक से ज्यादा है। इसी मोल ले दूंगा टोटल, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है, ठीक है। अब तो अगर दोनों का वेट गिवन है, दोनों एटम वेट गिवन तो सीधे कर देंगे। बट मान लीजिए दोनों एटम का वेट नहीं गिवन है, दोनों एटम का मोल गिवन है, मोल गिवन है। तो मोल से वेट कैसे निकालेंगे? मोल इंटू एटॉमिक मास। देखो यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वेट Yes, नहीं sir. गिवन है तो क्या? मोल गिवन है, तो क्या कर सकता हूँ मैं? ऐसे कर सकता हूँ, N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 अपॉन, देखो तो सही लिखा है, N1 इंटू M1, M1 मतलब एटॉमिक मास। N1 इंटू M1 क्या दे देगा? फर्स्ट एटम का वेट। यस N2 इंटू M2 क्या दे देगा? सेकेंड एटम का वेट। यस इसका वेट अपॉन इसका वेट, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल, N1 प्लस N2। हाँ सर। देख लो, सिंपल है। तो फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला है। आपको वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, खत्म, ठीक है। तो लिख लीजिए, वेयर N1 एंड N2 आर अच्छा, 3 एटम रहे तब N1 M1 N2 M2 प्लस N3 N3 M3 और नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक। एवरेज जैसे निकालते हैं वही कंसेप्ट है। मोल ऑफ
गैसेस एंड M1 M2 क्या है? तो एटॉमिक मास ऑफ गैसेस। देख लो। अच्छा, अगर उसी रूम में एटम में रख के मॉलिक्यूल रख दो, एक H2O मॉलिक्यूल है, एक CO2 मॉलिक्यूल है, चलिए बताइए एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो फिर यही फॉर्मूला बनेगा फिर से। Yes, sir. बस फर्क क्या रहेगा? एटॉमिक मास की जगह क्या हो जाएगा? Molar mass. मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। और कोई फर्क नहीं है। तो सिमिलरली एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM, सेम फॉर्मूला N1 M1 N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे बस फर्क क्या होगा कि M1 एंड N2 आर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, बस, और कोई फर्क नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत कहाँ पड़ती है? आइसोटोप्स के केस में, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक है, तो आप पूछ रहे बताइए भाई इसका एवरेज क्या मास होगा? नहीं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास की जरूरत कहाँ पड़ेगी? बहुत ज्यादा पड़ती है जरूरत। फॉर एग्जांपल एयर, एयर क्या कोई प्योर कंपोनेंट है क्या? सिर्फ O2 है क्या? सिर्फ N2 है क्या? नहीं। बताइए। No. नहीं, एयर में दो मॉलिक्यूल है, एक O2 मॉलिक्यूल और एक N2। तो O2 का मास हो गया 32, N2 का हो गया 28। तो कोई पूछ रहे भाई इनका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज देखने के लिए ये भी देखना पड़ेगा ना कौन ज्यादा है कौन कम है। तो O2 20%, तो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, सर एक बार आपको AMM वाला थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या? अरे जब किसी रूम में कहीं पे भी किसी वेसल में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो, और इसी रूम में फॉर एग्जांपल इस रूम में O2 भी है N2 भी है, O2 भी है N2 भी है, तो O2 का वेट है 32, N2 का वेट है 28 मॉलिक्यूलर मास। तो पूछ नहीं भाई मुझे बताओ ओवरऑल रूम का मॉलिक्यूलर मास क्या है एवरेज? तो O2 का मॉलिक्यूलर मास इंटू जितने O2 के मोल कंप्लीट रहेंगे 20%, 0.2 हो गया, जो भी रहेगा, और N2 का मास 28 इंटू 80% अपॉन 100% टोटल। नहीं, यस यस। ऐसे करेंगे ना भाई। तो एक से ज्यादा एटम या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के केस में अगर आपको ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास चाहिए या एटॉमिक मास, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला सेम है बट उसमें M1 जो है जहाँ मॉलिक्यूलर मास है उसमें एटॉमिक मास, और कोई फर्क नहीं है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड दी एवरेज एटॉमिक मास, find the average atomic mass of a mixture of 25% by chlorine 37 and 75% by chlorine 35। तो जो परसेंट दिया है वही आपका बेसिकली मोल परसेंट हो जाता है। ठीक है, वही से क्वांटिटी है ना, मोल्स क्या होता है क्वांटिटी है ना, वही क्वांटिटी उतना 25%। तो आप उसको 25 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0.25 कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। समझ में आ गया? तो एटम है, क्लोरीन एटम है, तो एटॉमिक मास पुट कर दीजिए। दोनों का मास दिया हुआ है, मोल परसेंट दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। बताइए क्या आ रहा है? कुछ लोगों को तो आंसर पता ही होगा। हाँ
कैलकुलेशन थोड़ा है, टाइम लगता है उसमें। हो गया? हाँ क्या आ रहा है? 35.5। सर हाँ, वो तो 36.54 आ रहा है मेरा। नहीं 35.5 तो वही तो बोल रहा था, कुछ लोग आंसर पता ही होगा भाई 35.5 आता है, एक्चुअल वैल्यूज दिया है मैंने। क्या आप खुद सोच के देखिए, 37 वाला सिर्फ 25% है, 35 वाला तुम्हारा 25। अगर ये 50-50% होता तो क्या आता आंसर? 36। हाँ आधा आधा, तो 35 और 37 का एवरेज क्या हो जाएगा? 36। हाँ सर। Yes. सिंपल। यस बट 37 वाला कम है, 35 वाला ज्यादा है, तो 36 से कम ही आएगा ना एवरेज। हाँ खुद सर। सोच लो, कॉमन सेंस से 36.5 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये 75 इंटू 35 मोल परसेंट इंटू 35 अपॉन 25 प्लस 75 100। ये सॉल्व कर लो, ये आता है 3550। क्या आ जाएगा? तो क्लोरीन का ये हम लोग एटॉमिक मास यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। जो कि एवरेज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम। एयर इज a mixture of air is a mixture of O2 and N2। पता है सभी को, air is mixture of O2 and N2 in which O2 is present, in which O2 is present। सर एक बार रिपीट कीजिए। एयर इज a mixture of, अब इसमें क्या रिपीट करो यार, वो तुम सांस ले ही रहे हो। एयर इज a mixture of O2 and N2 in which O2 is present 20% by mole। 20% by mole and N2 is, obvious सी बात है, and N2 is 80% by mole। Find average molecular mass of the mixture। Find average molecular mass of the mixture। समझ में आ गया? कौन फॉर्मूला यूज कर लेंगे? यही यूज कर लो, वैसे फॉर्मूला दोनों सेम ही है, ठीक है। O2 N2 का मास पता होगा आप लोग को, ठीक है। ध्यान रहे, अभी मोल कंसेप्ट असली वाला स्टार्ट नहीं हुआ है, जो रिएक्शन वाला मोल कंसेप्ट है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में काम आता है। अभी भी हम लोग कुछ बेसिक बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं। सर 14.4 आ रहा है। फिर वही बात, हमें कौन बोला? हमें बोला ना? हाँ सर। कैसी बात कर रहे हो यार? O2 का 32 और N2 का 28, तुम 16 और 14 ले लिए क्या? एक सेकंड सर, क्या? तुम मास क्या लिए O2 का? 16? एक मिनट से गलती समझ में आ गई भाई 32 और 28 का एवरेज आप समझिए, 28 और 32 का एवरेज इन्हीं दोनों के बीच में ही हाँ आएगा सर, ना कहीं ना कहीं। वहाँ गलत हो गया मैं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ठीक है। क्या आ रहा है? अभी तक किसी का नहीं आया? 25.6। ना ना, और थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है। वैल्यूज पुट करने और कैलकुलेशन करना है। 832। क्या? नहीं सर, 2 मिनट। कुछ भी यार, मतलब
है। अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग 10 पास हो गए। 28 और 32 का एवरेज 32 आ जाएगा। वाह 28.8 28.8 28.8 करेक्ट है। सर 28.8 आ रहा है। हाँ 20 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 28, तो 28 वाला काफी ज्यादा है, तो 28 के पास ही रहेगा एवरेज। नहीं ये तो बेसिक है भाई, ये आएगा 28.8। अच्छा यूनिट क्या होगा इन सबका? ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। लिखते जाइए भाई, ये तो गड़बड़ हो जाता है, कुछ लोग कुछ भी समझ लें। 28.8 ग्राम पर मोल। ध्यान रहे ये आगे भी यूज आएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं अब, ठीक है। अब से ये वैल्यू आपको याद के लिए ज्यादा कांस्टेंट है, ठीक है। एयर का मास चेंज होगा क्या? नहीं ना, मोलिक्यूलर मास एयर का यही है 28.8, ठीक है। चलिए तो एक आध दो प्रॉब्लम है इस पे, एक अच्छा वाला प्रॉब्लम है और एक एयर का डेंसिटी निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो दो क्वेश्चन अच्छे वाले इस पे और बचे हैं, उसके बाद हम लोग असली में मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन केमिकल रिएक्शन में कैसे होता है ये सीखेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट वगैरह, ठीक है। तो और डीपीपी आपको मैं देखता हूँ अभी, मेरे को कल ही मैसेज अगर मिलेगा, आप लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो आपको मैसेज देखता हूँ मैं भी डीपीपी, तो डीपीपी 1 और 2 सॉल्व करके आइएगा। कल मेरा क्लास नहीं, परसों होगा क्लास, ठीक है सर। तो 2 दिन का टाइम है, 10-10 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। यस तो डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 सॉल्व करके आइए आप लोग, ओके। यस सर। सर किस पे डीपीपी? नहीं आएगा, अभी आएगा। अच्छा सर। यही आपका अपने एलिमेंट्स के ऐप पे आएगा, ठीक है। नहीं सर, टॉपिक मेगा एग्जाम अरे टॉपिक क्या पढ़ा आपने लास्ट टॉपिक? Periodic प्रॉपर्टी। properties. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।